Students, I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 9th subject science. Okay, तो आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे। कल हमने क्या किया था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कशन किया था कि अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर कोई वस्तु रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहती है, विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहती है। ओके, तो आज हम जड़ता तथा द्रव्यमान के बारे में देखते हैं। अभी तक दिए गए उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी वस्तु अपनी गति में परिवर्तन नहीं लाना चाहती, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। इसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर उतने ही बल से हम किसी भी बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो हो सकता है कि वह खिसके भी ना। हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें भी चोट लग जाए। क्रियाकलाप 9.2 में हम 5 रुपये के सिक्के के स्थान पर यदि 1 रुपये के सिक्के का उपयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हम कम बल की आवश्यकता होती है। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार जब हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। जड़त्व मेनली क्या है कि किसी बॉडी का, किसी वस्तु का जितना ज़्यादा मास है, जितना ज़्यादा भार है, उतना ज़्यादा उसका जड़त्व होता है। और जड़त्व का मतलब क्या है कि हम कोई बॉडी अपने आप अपनी स्थिति चेंज नहीं करती, मतलब जितना मास है उतना मुश्किल से वो स्थिति चेंज करेगी ना। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है। गति का द्वितीय नियम। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। जब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं, आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक के लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर पर सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी वस्तु की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान वेग पर निर्भर होता है। तो अब देखो, किसी भी वस्तु का प्रभाव है कि उस वस्तु के अंदर कितनी मोशन के अंदर पावर कितनी है, वो 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, एक उसके द्रव्यमान पे और एक उसके वेग पर। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया। इसी वस्तु को संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल को परिभाषित करती है। अब देखो संवेग क्या होता है। संवेग का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु है अगर वो मोशन में है तो उसके अंदर पावर कितनी है कि वो आगे जाके कितना नुकसान कर सकती है, उसको उसका संवेग बोला जाता है। और संवेग 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, उस वस्तु का मास कितना, द्रव्यमान कितना और उसकी वेलोसिटी वेग कितना है। P = mv। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। चूँकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करता है।
उन्होंने बोला कि जितना संवेग और बल आपस में रिलेटेड हैं। माना कि एक ऐसी अवस्था जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है तो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि 1 या 2 व्यक्ति उसे अचानक धक्का देते हैं तो भी वह स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है, जिससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल परिमाण से नहीं होता बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस बल लगाया जाता है। ओके, इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है। उन्होंने बोला कि जो संवेग है वो समय पे भी डिपेंड करता है कि कितने समय के लिए किसी चीज़ के ऊपर संवेग लगाया गया है, मोमेंटम लगाया गया है। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल में समानुपातिक होती है। उन्होंने बोला है कि जितना मोमेंटम चेंज होगा उतना ही उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये सेकंड नियम बता रहा है कि जितना किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपातिक होती है। ओके, समानुपातिक आपको पता है क्या होता है, कोई एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अगर उन्होंने बोला अगर संवेग की दर में परिवर्तन उतना ही होगा जितना हम उसके ऊपर बल लगाएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम कल डिस्कशन करेंगे गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। ओके, तो नेक्स्ट आज हम इतना ही करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और जो बच्चों ने कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी इसके टॉपिक आपको समझ नहीं आया वो स्कूल आ सकते हैं, क्योंकि आपके स्कूल रेगुलर अब लग रहे हैं। ओके, तो स्कूल आप आकर आप कोई भी प्रॉब्लम डिस्कशन कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।